हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, लीगल हिस्ट्री का एक बेहतरीन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अंदर हम जुडिशियल प्लान्स ऑफ 1787, 1790 एंड 1793 डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जुडिशियल प्लान ऑफ 1787। आगे के सेशंस में हम 1790 वाला प्लान और 1793 वाला प्लान भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आज हम जुडिशियल प्लान ऑफ 1787 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, sometimes known as General Charles Cornwallis, he is remembered as a pivotal figure who laid the groundwork for numerous administrative, military, and judicial reforms during British rule. Cornwallis served as Governor General of Bengal from 1786 to 1793. During which time he witnessed significant changes that shaped British colonial rule in India. लेट्स डिस्कस देम। देखिए, आज के इस सेशन में आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे फ्रॉम 1786 टू 1793, इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए जब तक वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उस पीरियड के दौरान उन्होंने क्या क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, कैसे उन्होंने ना जो करप्शन को हटाने की कोशिश की है, कैसे उन्होंने जो सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन है उसे मेंटेन करने की कोशिश की है, आज हम इस सेशन में जानने वाले हैं। बेहतरीन से बेहतरीन रिफॉर्म उन्होंने किए हैं। ये जब हम स्टडी करेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि आज की हमारी जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। वैसे हमारे बहुत सारे लॉज जो हैं वो ब्रिटिश से ही इवॉल्व हुए हैं, ब्रिटिश के ही अपनाए हैं हमने, लेकिन फिर भी जो है आज के दौरान में जो भी एग्जिस्टेड हमारे जो भी जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है हमें 1786 1787 से देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, सबसे पहला जो रिफॉर्म है, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज उन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम में लाया है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल कोर्ट्स। देखिए, इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक हायरार्की डिसाइड की, एक हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स नोन एज सदर दीवानी अदालत, जो सुप्रीम सिविल कोर्ट्स हुआ करते थे एट कलकत्ता, एंड दीवानी अदालत जो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स हुआ करते थे। यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स में केसेस सॉल्व होते थे, रिजॉल्व होते थे, अगर वहाँ से अगर हमें अपील करनी है तो वो कहाँ पे जाते थे? सदर दीवानी अदालत पे जाया करते थे। ठीक है, दिस कोर्ट्स डील्स विद रेवेन्यू, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, राइट। जैसे अभी हमारे फ़िलहाल अभी के जुडिशरी सिस्टम में जैसे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ से जो हाई कोर्ट में हम जाया करते हैं अपील लेकर, उसी तरह से यहाँ पे 1787 के प्लान में उन्होंने ये स्ट्रक्चरल चेंज किया है कि ये ऐसे दो सिस्टम उन्होंने हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, एक हाई कोर्ट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे दो कोर्ट इस्टेब्लिश किए जिसका नाम उन्होंने दिया सदर दीवानी अदालत एंड दीवानी अदालत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, separation of revenue and judicial functions. One of the key features was the separation of revenue administration from the judicial system. यानी उन्होंने जुडिशियल सिस्टम से या जुडिशरी से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दिया है। दिस सेपरेशन एम टू मिटिगेट करप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट दैट अरोज व्हेन रेवेन्यू ऑफिसर्स हैड जुडिशियल पावर्स। यानी इससे पहले की जो भी प्लान्स थे तब जुडिशियल पावर्स जो हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के ही हाथ में हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो है डबल पावर होने की वजह से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था या फिर करप्शन बहुत बढ़ रहा था। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्लान के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया है, रेवेन्यू फंक्शंस एंड जुडिशरी फंक्शंस, इन दोनों को सेपरेट ही कर दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला? डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखने के लिए मिला। यानी अगर एक ही अथॉरिटी के अंदर एक से ज़्यादा पावर्स दी जाए तो यहाँ पे वो आर्बिट्ररी हो सकता है।
यहाँ पे वो अपने पावर्स का, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए उन्हें सेपरेट कर दो और हर एक फील्ड के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अथॉरिटी अपॉइंट कर दो, यही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वही सिस्टम अपनाई है। आगे देखिए, permanent settlement by Lord Cornwallis. Lord Cornwallis implemented the permanent settlement of land revenue in Bengal and other parts of India as well. Under this system, zamindars or landlords become the landowners while farmers were reduced to tenants. यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू की सिस्टम ला दी है, जिसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ करता था, जो फार्मर्स हैं, जो उस फार्म के, जो उस एग्रीकल्चरल लैंड के रियल ओनर्स हैं, उन्हें रिड्यूस कर दिया जाता था टेनेंट के पोजीशन पे। ठीक है, उन्हें टेनेंट बेसिस पे अपॉइंट कर दिया जाता था और खुद जो है उस ज़मीन के ज़मींदार होके बैठे रहते थे या लैंडलॉर्ड हो जाते थे। समझ में आ रहा है? उसके बाद में यहाँ पे ज़मींदार के पास ये भी पावर रहती थी कि वो उन फार्मर्स को कभी भी अपने मन के हिसाब से उस फार्म से इविक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी ऐसी सिस्टम चल रही थी पहले कि पहले तो उन्हीं के लैंड को अपना बना लो, यानी खुद लैंडलॉर्ड बन जाओ और जब मन करे उन्हें यूज़ कर लो और जब मन करे उन्हें उन्हीं के फार्म से निकाल दो। तो ये सब चल रहा था उस टाइम। द जमींदार्स हैड टू पे द 89% ऑफ दर लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये किया कि भाई अभी ये चल रहा है तो यहाँ पे ज़मींदारों को, ये लैंडलॉर्ड्स को ये कर दिया जाए कि उनके पास से 89% ऑफ लैंड रेवेन्यू ले ली जाए। ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे, 89% ऑफ लैंड रेवेन्यू ज़मींदार से वो लेने लगे, लिविंग द रिमाइंडर फॉर हिम, और जो बचा कुचा था वो ज़मींदारों को मिल जाता था। तो अब सोचिए इसमें से फार्मर्स को कितना मिलता होगा। तो अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर 10 ईयर्स। तो ये लैंड रेवेन्यू वाला जो 89% वाला ये जो चल रहा था फंडा, ये 10 साल के लिए उन्होंने फिक्स कर लिया। एक्सेलरेटिंग द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। इस तरह से इंडिया से जो है भारी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है ब्रिटिशर्स को चला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स बाय लॉर्ड Cornwallis. Lord Cornwallis established a structured police force to uphold law and order, modernizing the traditional Indian system of district-based thanas, यानी कि पुलिस सर्कल led by दारोगा, यानी कि इंडियन ऑफिसर, एंड ओवरसीन बाय डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पहले क्या हुआ करता था, जो ज़मींदार थे ना, उन्हीं के पास पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। ठीक है, जो पंचायत लेवल पे थे वो अपने केसेस अपने अपने हिसाब से सॉल्व करते थे, अपने अपने हिसाब से उन्हें पनिशमेंट दिया करते थे। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आने के बाद, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के बाद, उन्होंने क्या किया, ये जो ज़मींदार है इनसे पुलिस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, रिमूव कर दिया उन्हें ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रिक्ट बेस्ड थाना शुरू किया जिसका ऑफिसर होगा दारोगा और उसके ऊपर जो होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि SP. In 1789, he declared that anyone who practiced slavery would face legal consequences. ये बहुत बढ़िया रिफॉर्म इन्होंने किया है कि यहाँ पे कहा गया कि जो भी किसी को स्लेवरी के लिए रखेगा, प्रैक्टिस करेगा स्लेवरी, तो यहाँ पे उसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। राइट, आगे देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर्स एंड जजेस। कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द ऑफिस ऑफ कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हमने देखा है कि हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जुडिशरी से रेवेन्यू फंक्शंस को अलग कर दिया है। तो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, कलेक्टर को दे दी, और कोर्ट्स के लिए, जुडिशरी के लिए किसको अपॉइंट कर दिया, जजेस को अपॉइंट कर दिया। जजेस वर अपॉइंटेड सेपरेटली टू प्रिसाइड ओवर द दीवानी अदालत टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी इन द जुडिशियल मैटर्स। राइट, देखिए, सैलरीज एंड ट्रेनिंग्स ऑफ जजेस। देखिए, जजेस की जो सैलरी है वो फिक्स कर दी गई ताकि करप्शन ना हो पाए, वो अपना वो इंडिपेंडेंस एंजॉय कर सके। ठीक है, अगर प्रॉपर सैलरी रहेगी, प्रॉपर उन्हें जो है इंडिपेंडेंस रहेगा, अपने अपने काम अपने हिसाब से विदाउट एनी इंटरफियरेंस करने की ऑथोरिटी, लिबर्टी उनके पास रहेगी, तो वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। अगर किसी और डिपार्टमेंट का, किसी और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से अगर इनका यहाँ पे जुडिशरी में इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहाँ पे जजेस जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे उन्हें पूरा इंडिपेंडेंस भी दिया गया, उन्हें अच्छी सी सैलरी भी दी गई,
ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट कर दिए गए जजेस के लिए ताकि वो अपना लीगल नॉलेज जो है वो इम्प्रूव कर सके, अपनी जो एफिशिएंसी वो जो है इम्प्रूव कर सके, ठीक है। नए नए रिफॉर्म्स लाए, अच्छे अच्छे केसेस में अच्छे अच्छे डिसीजंस ले ले, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की हैं। अब देखिए, यूज ऑफ इंडियन लॉज एंड कस्टम। Cornwallis aimed to codify Indian laws and customs, attempting to blend British legal principles with local customs where feasible. यहाँ पर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या है, इंडियन लॉज जो हैं, इंडियन लॉज ले लीजिए, कस्टम्स ले लीजिए, या जो पर्सनल लॉज हैं उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा कोडिफाई करते हुए ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल्स के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि जो है फिजिबल रहे, एफिशिएंसी रहे एडमिनिस्ट्रेशन में, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, अनसर्टनिटी ना क्रिएट हो जाए, प्रॉपर मैनर में जो है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। हाउएवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अप्रोच वेरिड अक्रॉस रीजन्स एंड कम्युनिटी। लेकिन आप सोचिए, क्या ये पॉसिबल है इंडिया जैसे कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, आपको इतने ज़्यादा कल्चर्स देखने को मिलते हैं, इतने ज़्यादा पर्सनल लॉज हैं हमारे यहाँ पे, इतने ज़्यादा ट्रेडिशंस हैं, अपने अपने पर्सनल हिसाब के साथ लोग गवर्न होना पसंद करते हैं, जो भी उनके मैटर्स हैं, केसेस हैं। तो यहाँ पे जो है इन कस्टम्स को, इन ट्रेडिशंस को ब्लेंड करने की ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल्स के साथ कोशिश करना, ये थोड़ा सा भारी पड़ सकता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, नहीं, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सारे जो है लीगल रिफॉर्म्स थे, जुडिशियल रिफॉर्म्स थे, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडियन सिस्टम में लाने की कोशिश की है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ा, नेगेटिव पड़ा, कैसा पड़ा, ये अभी हम जानते हैं। देखिए, एफिशिएंट एंड फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड प्रोपोनेंट्स ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया वेलकम्ड कॉर्नवालिस प्लान. They saw it as a necessary steps towards establishing a more structured and efficient legal system that aligned with British principles. The separation of revenue and judicial functions was particularly lauded as it aimed to reduce corruption and improve the administration of justice. यानी कि जो है काफ़ी हद तक ये बेहतर था, काफ़ी हद तक ये एफिशिएंट था, ताकि जो है बिना किसी कन्फ्यूजन के साथ, ज़्यादा हम कह सकते हैं बिना किसी हर्डल के साथ, ऑब्स्टैकल्स के साथ अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज होने के लिए इट्स बेटर, अच्छा था, ठीक है। करप्शन भी रिड्यूस हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रहा था। तो देखा जाए तो एफिशिएंट है, फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहतर है। सेकेंड देखिए, इफेक्ट ऑन लोकल इलाइट्स एंड ट्रेडिशनलिस्ट। लेकिन इस प्लान को ना काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन मिला, किसके पास से, तो लोकल इलाइट्स के पास से। लोकल इलाइट्स ले लीजिए या ट्रेडिशनलिस्ट जो भी थे, वो कंसर्न थे कि भाई ये जो रिफॉर्म्स ये भाई कर रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारे ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम पे या जो भी हमारे इंडियन सोसाइटल स्ट्रक्चर हैं इस पर कैसा पड़ेगा। तो दे रेजिस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल्स, फियरिंग द इरोजन ऑफ देयर कस्टम्स एंड अथॉरिटी। कहीं ना कहीं इंडियंस को डर था कि ऐसे रिफॉर्म्स लाने की वजह से हमारे कस्टम्स पे, हमारे ट्रेडिशंस पे कहीं गलत असर ना पड़ जाए, हमारे पर्सनल लॉज कंप्लीटली अबॉलिश या वैनिश ना हो जाए। तो ऐसी सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट देखिए, इम्पैक्ट ऑन लोकल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो अटेम्प्ट किया गया है इंडियन लॉज को एंड कस्टम्स को कोडिफाई करने का, तो ये थोड़ा सा लोकल कस्टम्स पे या फिर जो भी लीगल प्रैक्टिसेस रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ में बहुत सालों से चली आ रही हैं, इस पर थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ रहा था। मैनी फेल्ट दैट द इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश लीगल नॉर्म्स, ये जो है हमारी जो इंडियन लीगल ट्रेडिशंस का जो रिच डाइवर्सिटी, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा देश फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इस ब्रिटिश लीगल नॉर्म्स का इम्पोजिशन पड़ रहा था, या फिर हमारे जो लीगल ट्रेडिशंस हैं वो घटते जा रहे थे, उनकी इंपॉर्टेंस जो है, उनकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही थी। कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेस, जो सेपरेशन किया गया है of revenue and judicial functions led to conflict between the revenue officers and the judges. देखिए, कितना भी कर लो सेपरेशन ऑफ पावर, कितनी भी कोशिश कर लो एक दूसरे से अलग रखने की, थोड़ा कहीं ना कहीं क्या होता है, एक डिपार्टमेंट का इन्फ्लुएंस दूसरे के ऊपर होता है, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू ऑफिसर्स में और जजेस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओकेजनली रिजल्टेड इन इनएफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज इन कोऑर्डिनेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द लीगल मैटर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल मैटर को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफिकल्टीज अराइज हो रही थी फॉर श्योर।
इफेक्ट ऑन कॉमन पीपल, देखिए कॉमन पीपल स्पेशली जो पीसेंट्स थे यानी जो फार्मर्स थे या फिर जो स्मॉल छोटे मोटे लैंड होल्डर्स थे, उन पर ये ज़्यादा इन रिफॉर्म्स का असर पड़ रहा था, इम्पैक्ट पड़ रहा था. द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स एंड चेंजेस इन जुडिशियल प्रोसेसेस समटाइम्स लेड्स टू कन्फ्यूजन एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग देम. तो ऐसे अचानक से लैंड रिफॉर्म करना या एक नई चेंज लाना, उसे जो है एक्सेप्ट करने में, चाहे कोई भी रिफॉर्म हो, उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो ये जो रिफॉर्म्स लाए गए रेवेन्यू कलेक्शन में ले लीजिए या फिर जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था लैंड छोटे मोटे लैंड होल्डर्स के दिमाग में या जो पीसेंट्स हैं उनके दिमाग में कि भाई ये हमारे बेहतरी के लिए है भी या नहीं, या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है. 89% ऑफ लैंड रेवेन्यू ये ले रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो ये अपना ही फ़ायदा कर रहे हैं, इसमें हमारे लिए इन्होंने क्या किया. ठीक है, मतलब जो इतने सालों से ज़मींदार करते आए थे, अब वही ये ब्रिटिशर्स आके कर रहे हैं, तो हमारा खास ऐसा कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, उल्टा नुकसान ही ज़्यादा हो रहा है. ऐसे फार्मर सोचने लग गए थे. तो ऐसे सारे जो मिक्स टाइप के जो है इम्पैक्ट इफ़ेक्ट्स जो है ये इंडियन सोसाइटी के ऊपर पड़ रहे थे. जी हाँ, तो ये है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस जुडिशियल प्लान, जिसे हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया, अच्छे से सारे इसके इम्पैक्ट्स देखे, अच्छे से सारे इसके रिफॉर्म्स देखे. आई होप आपको समझ आया होगा कि ये बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के बाद कोशिश क्या की है, आखिर क्या बदलने की कोशिश की है, क्या चेंजेस लाने की कोशिश की है. अगले सेशन में इसका अगला प्लान डिस्कस करेंगे. आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद सिंपलीफाई लॉ.